नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। नरोत्तम यानी जो नरों में उत्तम है, सर्वोत्तम है। भगवान विष्णु को भी नरोत्तम कहा जाता है, लेकिन आज मैं बात भगवान विष्णु की नहीं कर रहा हूं। आज बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की। प्रचार यानी प्रसिद्धि उनको बहुत पसंद है और पब्लिसिटी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, कुछ भी बोलने को तैयार होते हैं। कोई दुनिया का ऐसा विषय नहीं है जिस पर नरोत्तम मिश्रा जी बोल न सकें और बड़े आधिकारिक रूप से न बोल सकें। और वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है, इस भाव से बोलते हैं कि ये अंतिम बात होनी चाहिए, इसको मान लिया जाना चाहिए। उनके इस पब्लिसिटी प्रेम से सबसे ज़्यादा परेशानी उनके विरोधियों को नहीं, उनकी अपनी पार्टी के लोगों को, और अपनी पार्टी में भी उनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नाम नहीं लिया उन्होंने, किसी का नाम नहीं लिया। ऐसा नहीं कि केवल नरोत्तम मिश्रा ही ऐसे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बयानवीरों की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक है। लेकिन इस समय नरोत्तम मिश्रा जी नंबर 1 पर चल रहे हैं। कोई भी फिल्म आ जाए उस पर वो बोलेंगे, कोई मुद्दा हो जाए उस पर वो बोलेंगे। देश में, दुनिया में, फ्रांस में हो जाए, ईरान में हो जाए, पाकिस्तान में हो जाए, चीन में हो जाए, हर विषय पर बोलने के लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं। यही वजह है हर समय 4 इमली में, जहां उनका सरकारी आवास है भोपाल में, वहां हर सुबह 10 बजे के बाद से लोगों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा पत्रकार आते हैं। पत्रकारों को पता है कि मसाला यहीं से मिलेगा, रोज़ की खबर यहीं से मिल जाएगी, उनकी ड्यूटी यहीं से पूरी हो जाएगी। कुछ न कुछ तो बोल ही देंगे। वैसे देश में नरोत्तम मिश्रा जी ऐसे, कम से कम नॉर्थ इंडिया की बात तो कर ही सकता हूँ, ऐसे अकेले मंत्री हैं जो अपना फ़ोन खुद उठाते हैं। ये उनकी खूबी है। लेकिन उनकी खूबियाँ बहुत सारी हैं। उनकी खूबी ये है कि उनके चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, 2008 का चुनाव था शायद, उस दौरान जो है मध्य प्रदेश के हर अखबार में उनकी प्रशंसा में लेख छपे। क्यों सबसे अलग हैं नरोत्तम मिश्रा, ये एक हेडिंग से सभी अखबारों में अलग अलग जो है वो लेख छपे, और जिस दिन पोलिंग थी उस दिन भी छपे। इसकी शिकायत हुई, चुनाव आयोग ने कहा कि ये पेड न्यूज़ है, पता चला पैसा दिया गया था इसका। उसके अलावा उन्होंने अपने चुनाव खर्च का सही ब्यौरा नहीं दिया। इस आधार पर चुनाव आयोग ने 2017 में 3 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। वो ऊपर गए, दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के इस फैसले को पलट दिया। इसके खिलाफ जो है चुनाव आयोग गया सुप्रीम कोर्ट। वहाँ मामला अभी चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर कोई स्थगनादेश नहीं दिया, यानी स्टे नहीं दिया। तो इसलिए मामला अभी चल रहा है। अभी ये तय नहीं हुआ है कि वो पेड न्यूज़ थी या नहीं थी, उन्होंने खर्च का ब्यौरा सही दिया या नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सब अभी तय होना बाकी है। तो इसलिए इसको अभी छोड़ देते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी की खूबी ये है कि वो शुरुआत उन्होंने की फिल्मों पर बोलने की, सुशांत सिंह राजपूत की मौत, हत्या, आत्महत्या, जो भी कहना चाहें, वहाँ से। और जिस तरह की पब्लिसिटी उनको मिली, जिस तरह का मीडिया कवरेज उनको मिला, उनको लगा कि बस यही एक फील्ड है जहाँ से उनको पूरे देश में और देश से बाहर प्रसिद्धि मिल सकती है। फिर क्या, फिर वो रुके नहीं। जो भी फिल्म आए नहीं, जरा सी बात कोई किसी ने कही और तुरंत उनका बयान तैयार रहता था। तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा कि हम लोग दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, इतना जनता की सेवा के लिए दिन रात लगे हुए हैं, हमारे सारे कामों पर इन लोगों का बयान पानी फेर देता है। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सब लोग समझ रहे थे इशारा किसकी तरफ है। और उन्होंने कहा कि इनको 2 दिन की जो पब्लिसिटी मिलती है उसके लिए पूरी पार्टी को ये संकट में डाल देते हैं। पूरी पार्टी का किया धरा जो है सब बंटाधार कर देते हैं। तो इसलिए जो है ऐसे लोगों को चुप कराना ज़रूरी है, ऐसे लोगों पर नियंत्रण ज़रूरी है। तो उसका असर हुआ। नरोत्तम मिश्रा ने, हालांकि उनका नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जो है बात वो शिरोधार्य है, उनकी कही बात जो है वो आदेश है और उसका वो पालन करेंगे। कितना पालन करेंगे, नहीं करेंगे, आने वाला समय बताएगा। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी की एक और खूबी है। प्रचार के भूखे हैं, ये तो सही है, लेकिन एक और खूबी है कि माना जाता है कि वो यारबाश है, यानी दोस्तों के दोस्त हैं, यारों के यार हैं।
तो और इसमें कोई भेदभाव नहीं करते, उनके यहाँ पूरा समाजवाद है। आप अपराधी हैं, आप भ्रष्ट हैं, आप जो है किसी गलत काम में लगे हैं, सही काम में लगे हैं, आप साधु संत हैं या आप डकैत हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ साल पहले वो कानपुर गए थे, उत्तर प्रदेश के कानपुर गए थे, पार्टी के किसी काम से, किसी चुनाव में उनको प्रभारी बनाया गया था उस इलाके का। वहाँ उनकी मुलाकात विकास दुबे से हो गई। विकास दुबे की सेवा से वो इतने प्रसन्न हो गए कि उस पर उन्होंने अपना वरद हस्त रख दिया। विकास दुबे जब हत्या करके पुलिस वालों की भागा कानपुर से, तो कहाँ से भागते हुए मध्य प्रदेश पहुँचा। तो ऐसा कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने उसको बचाने, उसको छिपाने की पूरी कोशिश की। उत्तर प्रदेश सरकार का ऐसा दबाव न रहा होता तो शायद वो उसको बचा भी लेते, छिपा भी लेते। लेकिन अब वो बात तो पुरानी हो गई। विकास दुबे अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनको बचाते नहीं बचाते, क्या करते, अलग बात है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा पर हर तरह के आरोप लगे हैं। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत जो है अपने प्रोफेशन की वजह से बता दें, वो पीएचडी हैं, एमए पीएचडी हैं, तो पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उन्होंने। लेकिन अपने जीवन की शुरुआत नगर पालिका के चुंगी के ठेके लेने से शुरुआत की, और जब वो शहरी विकास मंत्रालय में थे तब उन पर बहुत सारे आरोप लगे थे। लेकिन आरोपों का कोई मतलब नहीं होता है जब तक उनके खिलाफ सबूत ना हो और वो अदालत में साबित ना हो। तो ऐसा कोई आरोप नहीं था जो अदालत में साबित नहीं हुआ, तो इसलिए उनको भ्रष्ट नहीं कहा जा सकता, इसलिए उनको रिश्वतखोर भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए उनको घोटालेबाज भी नहीं कहा जा सकता। इस देश में चोर वही है, बेईमान वही है जिसके खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाए। अगर आरोप सिद्ध नहीं होता, जो कि बड़े लोगों के खिलाफ अक्सर नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ जो है आरोप सिद्ध नहीं हुआ इसलिए वो बेईमान है, मैं ऐसा कहने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो अपने देश की न्याय व्यवस्था और जो इन्वेस्टिगेशन की हालत है उसमें किसी भी रसूख वाले या बड़े व्यक्ति या पैसे वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई भी अपराध साबित करना, ये जो है बड़ी टेढ़ी खीर है, लगभग असंभव जैसा है। ये कुछ दैव इच्छा हो जाए या कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए या कोई अधिकारी और कोई जज ऐसा आ जाए कि वो तय कर ले कि उसको न्याय के मार्ग पर चलना है, उसको सच्चाई के मार्ग पर चलना है, तो बात अलग है। तो बड़े लोगों, रसूख वालों को सज़ा जो है वो अपवाद है, नियम नहीं है अपने देश में। तो नरोत्तम मिश्रा जी की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका बड़ा दबदबा है, और ये दबदबा उनके जनाधार के कारण नहीं है। वो अपने समाज के भी सर्वमान्य नेता नहीं हैं, लेकिन उनका कद और उनका पद दोनों बड़ा हो गया है अन्य कारणों से। और अन्य कारणों में एक बड़ा कारण, बल्कि कहूँगा कि शायद सबसे बड़ा कारण है कि दिल्ली में उनका खूंटा बड़ी मजबूती से गड़ा हुआ है। दिल्ली से उनका खूंटा कोई उखाड़ नहीं सकता, हिला नहीं सकता, और उस खूंटे की रस्सी बड़ी लंबी है जो पहुँचती है भोपाल तक। तो वो भोपाल में उनका सबसे बड़ा जो काम है वो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खूंटे को हिलाते रहना, उखाड़ने की कोशिश करते रहना। और इस कोशिश में वो ईमानदारी से जो है काम करते हैं, जरा भी कोताही नहीं करते। तो हर समय उनकी कोशिश होती है कि कैसे मुख्यमंत्री को परेशानी में डाला जाए। उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, लेकिन असहयोग में जो खुले तौर पर कभी नहीं होता, सबसे आगे होते हैं, ऐसा उन्हीं की पार्टी के और उनके करीबी लोगों का मानना है। लेकिन ये खूंटा दिल्ली में गड़ा इतना मजबूत कैसे? इसके पीछे भी कहानी है। इसके पीछे की कहानी ये है कि नरोत्तम मिश्रा का जो चुनाव क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वो है दतिया। दतिया में पीताम्बरा शक्तिपीठ है, और यहाँ देश के जो 2-3 केंद्र हैं तंत्र मंत्र के, उनमें से ये एक है बड़ी सिद्ध पीठ मानी जाती है। यहाँ तंत्र मंत्र के लिए लोग आते रहते हैं, और लोग आते रहते हैं तो सामान्य व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ सबसे ज़्यादा नेता आते रहते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के भी शीर्ष नेता बहुत सारे, नाम नहीं लूँगा किसी का, बहुत सारे लोग आते हैं। और चूँकि यहाँ से वो विधायक हैं तो उनके पूजा पाठ, आने रुकने, सारी व्यवस्था करने में सबसे बड़ा योगदान नरोत्तम मिश्रा का होता है। तो ये एक अलग संबंध है जो राजनीति से परे जाता है। राजनीतिक समीकरण से इसका ज़्यादा मतलब नहीं है,
ये व्यक्तिगत संबंध हैं जो कभी टूटते नहीं हैं, वो प्रगाढ़ बन गए तो बने रहते हैं। तो उन्हीं नेताओं की बदौलत, उन्हीं नेताओं के से संपर्क और उनके साथ और उनके आशीर्वाद की बदौलत उनका खूंटा दिल्ली में बड़ी मजबूती से गड़ा हुआ है, कोई उखाड़ नहीं सकता। लेकिन चाहे जितना मजबूत खूंटा हो, जब आपकी नीयत नकारात्मक होती है, यानी आप किसी के खिलाफ षड्यंत्र में, उनको माना जाता है कि मध्य प्रदेश में जो है सरकार में वो नंबर 2 है और आमतौर पर गृह मंत्री को नंबर 2 माना भी जाता है। तो इसलिए जो है वो शिवराज सिंह चौहान के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं और हमेशा जब भी बात होती है मुख्यमंत्री पद से शिवराज सिंह चौहान को हटाने की या इसकी संभावना की चर्चा होती है या चर्चा कराई जाती है, तब नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे पहले आता है। एक समय कैलाश विजयवर्गीय भी इस दौड़ में बड़े आगे थे, आजकल पिछड़ गए हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा में बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे नहीं दिखता है, लेकिन दोनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके गुण अवगुण अलग अलग हैं। नरोत्तम मिश्रा की प्रबल इच्छा है, जो हर राजनेता की होती है, जो राज्य का नेता है, कि एक दिन प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूं अपने। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उनकी इच्छा पूरी हो पाएगी, क्योंकि उनके बारे में जो कुछ मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि भाजपा के हाईकमान को सबका पता ना हो और उनको मालूम है कि नरोत्तम मिश्रा को मुख्यमंत्री बनाने का नतीजा क्या होगा, पार्टी का हश्र क्या होगा। इसलिए मेरा ऐसा अनुमान है, कोई जानकारी नहीं है और कोई जानकारी इस बारे में हो भी नहीं सकती है, क्योंकि फैसला जहाँ होता है वहाँ से जानकारी निकलती नहीं है। तो इसलिए नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री बनेंगे 2023 में या 23 के बाद, इसकी संभावना नज़र नहीं आती, क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई एक नेता है जिसकी पहुंच, जिसकी पकड़, जिसका जनाधार पूरे प्रदेश में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान है। बाकी जो नेता चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, उन सब की पहुंच एक क्षेत्र तक सीमित है। शिवराज सिंह चौहान ही ऐसे नेता हैं जो पूरे प्रदेश में जाने और माने जाते हैं। तो इसलिए जो है, अगर पार्टी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहेगी तो मुझे नहीं लगता कि नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री हो पाएंगे। लेकिन राजनीति में किसी संभावना से इनकार नहीं करना चाहिए, कोई बात असंभव नहीं होती है। किसको पता था कि इंद्र कुमार गुजराल भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, किसको पता था कि मधु कोड़ा भी एक अकेले निर्दलीय विधायक होकर झारखंड के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इसलिए राजनीति जिसको कहते हैं संभावनाओं का खेल है, तो इसीलिए इस संभावना को नेता हमेशा तलाशते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है ज़मीनी हकीकत। ज़मीनी हकीकत अगर आप देखें तो ये सब अपवाद हैं, नियम नहीं है। तो सवाल ये है कि राजनीति नियम से चलती है या अपवादों से। अभी तक तो ज़्यादातर यही देखा गया है कि नियम से चलती है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।